हरियाणा ने हवा बदल दी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह कहा जा रहा था कि 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव डन डील है, यानी कि चारों राज्यों में बीजेपी हारेगी और कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन इंडिया उसकी जीत होगी। हर राजनीतिक विश्लेषक और चुनाव रणनीतिकार यही दावा कर रहा था। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियों के नेता भी यही मान रहे थे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के मतदान के बाद जो एग्जिट पोल आया, इसी भावना के अनुरूप था, लेकिन नतीजों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हरियाणा में तमाम अनुमानों के उलट बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की। उसके वोट प्रतिशत में 2014 के मुकाबले 7%, 2019 के मुकाबले करीब 4% की बढ़ोतरी हुई और उसने 2014 से भी ज्यादा सीटें जीती हैं। जम्मू कश्मीर में नतीजा बीजेपी के मनमाफिक नहीं रहा, लेकिन उसका वोट शेयर और सीटें दोनों में बढ़ोतरी हुई और इन दोनों ही नतीजों के बाद बीजेपी को लेकर सारे की सारी धारणा बदल गई है। एक पर्सपेक्टिव चेंज आया है। हरियाणा में बीजेपी ने यह दिखाया कि नतीजे लोकप्रिय अनुमानों के अनुरूप आए, ऐसा जरूरी नहीं। आखिरी सांस तक लड़कर और सारे दांव पेच आजमाकर चुनाव जीता जा सकता है और इसके लिए स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल दोनों उपाय आजमाने की जरूरत होती है, जो कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने आजमाए भी। तभी अब महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव पूरी तरीके से खुल चुका है। अब कहीं पर भी एक तरफा मुकाबले की बात नहीं हो रही है। यहां तक कि चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले, यानी कि सोमवार 14 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। तो राहुल ने प्रदेश के नेताओं से एक ही बात कही कि देखिएगा कहीं महाराष्ट्र हरियाणा ना हो जाए। सोचें, इस जुमले पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जुमला बोला था। उन्होंने कहा था कि हरियाणा कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश होने जा रही है। मध्य प्रदेश में दरअसल कांग्रेस जीत को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट थी कि चुनाव लड़ने की बजाय कमलनाथ शपथ ग्रहण की तैयारियां कर रहे थे और वहां पर बीजेपी 2/3 बहुमत से जीत गई। उसी तरीके से हरियाणा में चुनाव लड़ने की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा शपथ की तैयारी कर रहे थे और बीजेपी पिछले 2 चुनावों से ज्यादा वोट और सीटों के साथ चुनाव तीसरी बार जीत गई। अब राहुल गांधी की चिंता यह है कि महाराष्ट्र कहीं हरियाणा ना हो जाए, यानी कि जैसे हरियाणा मध्य प्रदेश हुआ वैसे ही महाराष्ट्र हरियाणा भी हो सकता है और यह चिंता अनायास नहीं है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद यह चिंता वास्तविक सी हो गई है। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी एमवीए को 48 में से 31 सीटें मिली। बीजेपी को दरअसल गठबंधन जो बीजेपी का था महायुति 17 सीटों पर वो सिमटी और ये क्लियरली महाविकास अघाड़ी के एडवांटेज की तस्वीर है, लेकिन वोट परसेंट में नजदीकी मुकाबला नजर आता है। बीजेपी गठबंधन को करीब 41% और कांग्रेस गठबंधन को करीब 44% वोट मिले, यानी कि 3% वोट का ही अंतर है और इसमें भी बीजेपी अपना 26% के आसपास का वोट बचाए रखने में कामयाब रही। दरअसल 2014 से अभी तक के 5 चुनावों में, चाहे वो शिवसेना के साथ लड़ी या उससे अलग लड़ी, उसको हर बार 25 से 27% वोट मिले हैं। शिवसेना टूटने के बाद जो पहला चुनाव हुआ यानी 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना 21 सीटों पर लड़ी और 9 सीटें जीती। उसको 16.52% वोट मिले और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना 15 सीटों पर लड़ी और 7 पर जीत गई। उसे 13% वोट मिले, यानी कि शिंदे की शिवसेना का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा। शिवसैनिकों ने उनका साथ छोड़ा नहीं। हो सकता है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए शिवसैनिक उनके साथ गए हों और विधानसभा में उनका मतदान व्यवहार अलग हो, लेकिन कम से कम लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से तो नहीं लग रहा है कि शिंदे की शिवसेना बहुत कमजोर है। महायुति की कमजोर कड़ी अजित पवार की पार्टी है। स्थायी वोट प्रतिशत के अलावा अगर आप दूसरे पहलुओं को देखेंगे तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महायुति की सरकार ने जितने उपाय किए उनसे भी मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना बढ़ी है। राज्य सरकार ने महिलाओं को लड़की बहन योजना के तहत 1,500 रुपए हर महीना देना शुरू किया। महत्वाकांक्षी योजना है जो कि कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक में सफल साबित हुई और इस पर राज्य सरकार का हर साल 46,000 करोड़ रुपए का खर्चा है।
इसके अलावा राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना शुरू की, जिसके तहत 12वीं पास युवाओं को 6,000 रुपए, डिप्लोमाधारी युवाओं को 8,000 और डिग्रीधारी युवाओं को 10,000 रुपए महीना दिया जाएगा। इसी तरीके से महिला और युवा 2 समूहों को साधने की कोशिश इसके जरिए की गई। इसी बीच केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन व्यवस्था और आयुष्मान भारत योजना में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख के मुफ्त इलाज की घोषणा करते हुए सरकारी कर्मचारियों और बुजुर्गों को साधने की कोशिश की है। राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 2 दांव चले। पहला यह कि उसने केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी कि क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 15 लाख की जाए। दूसरा, उसने 7 जातियों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी भेज दिया है। महाराष्ट्र में दलित जात का वोट बेहद निर्णायक साबित होगा, जिसको बांटने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर और किसान नेता राजू शेट्टी मिलकर तीसरा मोर्चा बना रहे हैं और इसी बीच महायुति के दलित नेता रामदास अठावले ने अपनी आरपीआई को प्रकाश अंबेडकर की पार्टी में मिला देने की बात करते हुए अलग दांव चल दिया। मतलब ये कि महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव बेहद दिलचस्प होंगे और यहां पर बीजेपी अगर जीत दर्ज करती है तो उसे आगे के चुनाव में रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी की जीत होती है तो लोकसभा के नतीजों वाला माहौल एक बार फिर से बन सकता है।